आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये भाग 4 है। हम लोग भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मतलब जो भी वो निर्णय लेता था वो सब गलती साबित होता था। छोटा निर्णय लेगा तो अच्छा साबित हो जाता था, अगर यही बड़ा निर्णय लेता था तो सब गलती साबित होता था। मतलब उसका किस्मत खराब है या जो भी खराब था, पता नहीं क्या था, कि वो जो भी काम करता था ना वो गलती साबित हो जाए। एकदम बहुत बड़, एकदम अच्छी तरह से वो क्या हो जाता था, असफल हो जाता था। वो अच्छा तरह से, वो खराब तरह से असफल होता है, मतलब थोड़ा सा असफल, और थोड़ा सा ना एकदम बढ़िया सा असफल हो जाता था। मतलब कि ये पूरा हो गया कि असफल हो गया, जितने भी बड़े काम किए वो असफल हो गया। लेकिन उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद वो कहाँ जा रहा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? मृत्यु कैसे हुई पिछले वाले भाग में हम बताया भी है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पर जा रहा था। क्योंकि उसके समय विद्रोह बहुत तेज हो रहे थे। विद्रोह क्या हो रहे थे, क्योंकि वो जितना निर्णय ले रहा था गलत ले रहा था, तो सभी लोग को ये लग रहा था कि उतने योग्य नहीं थे। यहाँ पर आ रहा था, दिल्ली से आ रहा था ठट्टा, इसका नाम है ठट्टा। ठट्टा में आ रहा था विद्रोह को दबाने के लिए। कहां पर? ठट्टा में विद्रोह को दबाने के बीच रास्ते में क्या हुआ, उसका तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ? बीमार पड़ गया। अब कोई उस समय हॉस्पिटल आसपास तो था नहीं। हॉस्पिटल इस समय जैसे हॉस्पिटल है, रास्ता भी नहीं था, हवाई जहाज तो है नहीं, ना ट्रेन है उस समय की एकदम जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा दे। कुछ नहीं हुआ, बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद कौन वहां का सुल्तान बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसने पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि फिरोज शाह तुगलक ही बनेगा। माना जाता है कि ये चचेरा भाई था उसका। कैसा भाई था वो? चचेरा भाई था। ये माना जाता है कि ये चचेरा भाई था उसका। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। उसने पहले ही घोषित कर दिया था कि हाँ ये फिरोज शाह तुगलक ही बनेगा। इसकी मृत्यु यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हो गई थी। ठट्टा में मृत्यु पहुंचते पहुंचते, क्या ये बीमार पड़ा था इसी समय थोड़ा मृत्यु हो जाएगा। अब ये लोग पहुंचाने के एकदम तेजी में जाने लगे और ठट्टा में पहुंचे, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर था। तो यहाँ पर अब एक मिनट, एक और बात समझिए। आप लोगों को तो ये नहीं ना लग रहा कि यहाँ पर विद्रोह को दबाने आ रहा है तो इसका कोई यहाँ पर जान पहचान नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं था। ठट्टा में कुछ ही लोग इसके विरोध में खड़े थे ना, और बाकी जो समर्थक थे ना इसके, जैसे कोई भी मान लीजिए नेता है, यहाँ का नेता है और इसका पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर इसका मान लीजिए नेता है, पूरा ये हो गया नेता है, इसका यहाँ पर घर है, ये क्षेत्र है, और पूरा दूर में इसका जो भी मान लीजिए जो भी जिस पद से भी खड़ा हो रहा है तो पूरा ये क्षेत्र उसका है। तो ये मान लीजिए इधर प्रचार करने के लिए जब आता है तो इधर भी तो इसके लोग रहते हैं ना। ऐसा बात थोड़ा है कि यहीं पर इसके लोग रहेंगे। तो इसको स्वागत करने के लिए कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर। मान लीजिए तो वैसे ही इसके लोग यहाँ पर भी थे, तो इसके बीच में तबीयत खराब हुआ, यानी कि बीच में बीमार पड़ा था। कहाँ पर लेकर आ रहे थे? ठट्टा में लेकर आए। लेकिन आते आते क्या हुआ, यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो कौन किसको? अब उसी समय किसी ना किसी को सुल्तान बनाना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली संदेश पहुंचने से पहले कि कौन आखिर मृत्यु हो गई सुल्तान की, उससे पहले सुल्तान घोषित कर देना है, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगा कि सुल्तान की मृत्यु हो गई, अब कौन सुल्तान बनेगा, क्या होगा। किसी ने इसने जितने भी राज्य को अपने कब्जा में लिया है सब खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगेंगे। हम स्वतंत्र, हम जब सुल्तान है ही नहीं है तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए जल्दबाजी में यहाँ पर क्या किया गया, फिरोज शाह तुगलक का पहले से ही कहा भी था कि फिरोज शाह तुगलक ही बनेगा, तो फिरोज शाह तुगलक को क्या बना दिया गया? सुल्तान। यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ मार्च के महीने में। राज्याभिषेक हुआ किस महीना में? मार्च के महीने में यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ जल्दबाजी में। और उसके बाद यहाँ पर राज्याभिषेक किसका हो गया? अब दिल्ली पहुंचने से पहले, जब दिल्ली पहुंचा जाएगा पता चलेगा यहाँ पिछला वाला जो वो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नया सुल्तान अभी बन गया। कौन बन गया? फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जनता के सामने भी क्या करना पड़ेगा? राज्याभिषेक करवाना पड़ेगा ना। ये थोड़े जनता को पता है कि वहां पर अपने राज्याभिषेक करवाया। हाँ, कह रहे हैं कि राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर पहुंचा कब? अगस्त में। यहाँ पर भी अगस्त में भी राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ। कौन सा महीना में? अगस्त में। कब? 1351 में। कब? 1351 ईस्वी में। यानी कि 1351 ईस्वी में मार्च में यहाँ पर हुआ, और अगस्त में कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सुल्तान बने, ये थोड़ा समझदार था, लेकिन देखिए पिछला वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, वो लड़ाई वड़ाई में बहुत बढ़िया था। लड़ाई में मतलब युद्ध जीतने में कोई इसको दिक्कत नहीं था, कहीं से युद्ध लड़वा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका क्या था, ये युद्ध में उतना माहिर नहीं था। दिमाग इसके पास बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत बढ़िया दिमाग चलाता था, एकदम निर्णय बहुत बढ़िया था। लेकिन इसके पास युद्ध के क्षमता नहीं था। लीजिए, युद्ध वाला क्षमता इसके पास नहीं था और उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं था। अब देखिए ये क्या कर रहा है। लेकिन ठीक ठाक, ये भी सुल्तान ठीक ठाक हुआ। सबसे पहले अपने राजस्व पर ध्यान दिया, राजस्व एवं कृषि पर।
दो को ध्यान देना जरूरी था इसके लिए। राजस्व और कृषि पर क्यों ध्यान देना जरूरी था? क्योंकि राजस्व इसका खाली हो चुका था। जो खजाना था राजा का खजाना, वो राजा का खजाना हो गया था खाली। खाली का मतलब पूरा खाली नहीं, यहाँ पर बचा हुआ था नीचे। नीचे का मतलब ऐसे खजाना नहीं, हम ऐसे बता रहे थे, इसका मतलब मत समझिए ये खजाना, हम बता रहे हैं बस समझाने के लिए। खाली हो गया था। क्यों खाली हो गया? क्योंकि किसानों को ऋण दे दिया गया था। देखिए दो कारण होता। पहला, अकाल पड़ गया था, मिला नहीं कर। दूसरा बात कि किसानों को उल्टा ऋण देना पड़ गया, यानी कृषि कर्ज देना पड़ गया। दो तरह से खाली हो गया था एकदम। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए जब राजस्व खाली हो गया तो राजस्व को लाने के लिए क्यों कौन कौन सा उपाय हो सकता है? दो उपाय हो सकता है। या तो किसानों से कर लीजिए, पहला उपाय। नहीं तो दूसरा उपाय कि कोई भी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे पैसा आए, यानी कि व्यापार। राजा को भी क्या करना पड़ेगा? व्यापार। तो दो को तरीका था। तो पहला वाला तरीका तो अपनाएगा नहीं। किसानों से कैसे लेगा ये कर, जब किसान खुद अकाल पड़ा हुआ था। अब कुछ कृषि ऋण देने के कारण अब कुछ कृषि में उनको वृद्धि हुई थी, तो कैसे ये किसानों से ऋण ले रहे, मतलब किसानों से कैसे ये उधर से कर मांगे। तो इसने कहा किसानों से कि आपका सारा जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर दे रहे हैं, यानी कि ऋण को क्या कर दे रहे हैं? ऋण माफ कर दे रहे हैं। हम आपका ऋण माफ कर दे रहे हैं। जाइए अब बहुत अच्छा से आप खेती कीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर खेती कीजिए। जितना खेती करना है, जैसे करना है करो, एकदम टेंशन फ्री होकर। पूरी मदद के लिए हम हैं, अगर पैसा घटेगा तो हम हैं बस। लेकिन तुम्हारा जितना भी ऋण है सब क्या कर दे रहे हैं? हम माफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये किसान टेंशन फ्री होगा। इसको तो ये बात पता था, किसानों का बढ़िया उपज होगा तो फिर कर भी ज्यादा मिलेगा। अगर हमको ज्यादा उपज होगा तो कर भी ज्यादा मिलेगा, कम उपज होगा तो कम कर मिलेगा। इसी समय अगर उससे पैसा ले लेंगे तो उपज ही बढ़िया नहीं होगा। तो इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए, यानी कि ऋण आपका क्या कर दे रहे हैं? हम माफ कर दे रहे हैं। ऋण माफ करने के बाद इसने कहा कि ऋण माफ करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उसने नहर खुदवाना शुरू तो किया था, लेकिन ज्यादा नहीं खुदवाया था। इसने कहा कि किसानों के लिए अब तो किसानों की जब इतने मदद कर रहे, कुछ और मदद कर दिया। नहरों का पूरे राज्य में जाल बिछवा दिया। नहरों का जाल इसने बिछवाया था, इसी ने बिछवाया था। नहरों का जाल बिछवाया था। नहरों का किया था इसने? जाल बिछवा दिया, जिसके कारण किसानों को काफी फायदा हुआ। बहुत अच्छा। पिछला वाला में उसने क्या किया था? बहुत सारे कुएं खुदवाए थे। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि ठीक है कुआं तो हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नदियों का पानी भी खेतों तक पहुंचना चाहिए। कितना किसान मेहनत करेंगे? इससे नदियों का पानी भी क्या होना चाहिए? खेतों तक पहुंचना चाहिए। जिसके लिए इसने नहरों का जाल का मतलब समझते हैं, राज्य में हर जगह नहर, इधर नहर उधर नहर, मतलब एक ऐसा कि हाँ एक जो खेत है खेतों तक, हर एक खेत तक पानी पहुंच जाए। इसलिए नहरों का इसने क्या किया? जाल बिछवा दिया। और उसके बाद कहा कि ठीक है अब तो किसानों के लिए कार्य कर दिए, अब राजा को भी थोड़ा बहुत तो व्यापार करना पड़ेगा ना, तभी ना और राजस्व आएगा। जब पैसा कमाना है तो पैसा तो इन्वेस्ट थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? 1200 पेड़ लगवाए। 1200 पेड़ लगवाए, जिसके कारण अब देखिए 1200 पेड़ लगवाए, इससे क्या? फलदार वृक्ष लगाया, फल वाला वृक्ष लगवाया इसने। कि पहला बात तो फल देगा, तो उससे जो आमदनी होगी वो अलग हो गया। दूसरा बात कि पेड़ लगाने से आपको पता भी होगा कि पेड़ लगाने से वर्षा भी समय पर होता है। जिस क्षेत्र में पेड़ कम होता है वर्षा भी उस क्षेत्र में कम होने की संभावना रहती है। तो पेड़ लगवाएगा तो वर्षा भी सही समय पर होगा, और हवा भी उधर का शुद्ध रहेगा, लकड़ी भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा फायदा ही फायदा था। तो इसने 1200 क्या किया? पेड़ लगा। देखिए समझदारी वाला काम कर रहा है। अभी तक ये को फ्लॉप नहीं हुआ। नहरों का जाल बिछवाया, बढ़िया हो गया। ऋण माफ किया, ये भी ठीक लगता है। अभी बड़ा निर्णय नहीं न ले रहा है। अब उसके बाद इसने क्या किया? चीजें सस्ती कर दी। चीजें सस्ती का मतलब ये किया कि इसने एक निर्धारित मूल्य कर दिया कि इससे आप अधिक मूल्य इसका नहीं बढ़ा सकते। ऐसा कर दिया ना कि व्यापारियों को घाटा ना लगे, और जो मतलब लेने वाले हैं उनको भी ज्यादा महंगा ना पड़े। दोनों लोगों को, मतलब जो खरीदने वाले हैं उनको भी ज्यादा महंगा ना पड़े, और व्यापारियों को भी इतना कम ना कर दिया कि व्यापारी का घाटा लग जाए। व्यापारी बेचवे नहीं करेंगे, तो इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि उनको खरीद ना सके। कौन? आम इंसान खरीद ना सके। तो चीजें सस्ती करने का मतलब एक निर्धारित मूल्य माप दिया करना, इससे अधिक नहीं करना। उसके बाद ये माना जाता है इसके दास बहुत अधिक थे। दास इसके राज्य में दास बहुत अधिक रखा था। लगभग 1.5 लाख के करीब में दास थे। दास जानते हैं? सेवा करने वाले, राजा के आसपास सेवा करने वाले। 1.5 लाख के करीब में दास थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दास तो हो गया। अब इसने तो जिसके कारण इसको ऋण भी मिलने लगा। और एक बात, इसने ऋण को क्या किया? सुव्यवस्थित ऋण का व्यवस्था किया। सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित ऋण प्रणाली, यानी कि कर प्रणाली बनाए, जिसके कारण हर चीज का हिसाब रखने लगा, कहाँ से कर कितना आया, कितना गया, किधर कितना खर्च लगा, क्या हुआ, सब मेंटेन करवाने लगा। क्योंकि इसे पता नहीं चलता था पहले ना कि कहाँ से कितना ऋण आया, कितना किसके पास खेत है तो ऋण कितना दे रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब इतना किसानों का मदद किया है तो टाइम पर कर भी तो लेगा। जब रोड बढ़िया बनेगा तो उसका खर्च जो आएगा, जो भी रोड पर टैक्स तो भी तो लगता है ना, जो बढ़िया रोड रहेगा वो रोड बढ़िया टैक्स लगेगा। ठीक वैसे ही जो बढ़िया ये व्यवस्था दे रहा है तो पैसा भी क्या लगेगा, मतलब कर भी ये क्या लगाएगा, अच्छा ही कर लगाएगा। तो इसने सुव्यवस्थित कर प्रणाली बनाया। और उसके बाद अब देखिए इसका सैनिक अभियान थोड़ा देख लेते हैं। सैनिक अभियान ये लिख लिए होंगे ना, हाँ लिखे लिए होंगे, यानी कि इसके सैनिक अभियान थोड़ा देख लेते हैं। सैनिक अभियान सैनिक अभियान देख लेते हैं। बंगाल और दक्षिण भारत में दोनों जगह क्या हुआ, दक्षिण भारत मतलब दक्षिण में इधर गया, इधर भी असफल, दोनों जगह क्या हुआ, ये असफल। छोटे जगह को जीता, छोटे जगह में क्या हुआ, ये सफल हुआ। छोटे छोटे जगह को जीतने में ये सफल हुआ। कई जगह ऐसे थे जिनको ये जीतने में सफल नहीं हो पाया। अब देखिए इसने कई विभागों का भी निर्माण किया था। विभाग मतलब जानते हैं, विभाग कई विभाग। पहला विभाग इसका था दार उल सफा। ये ध्यान रखिएगा, ये अस्पताल था, ये अस्पताल था, यानी कि मरीजों का इलाज होता था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक था दीवाने खैरात, यानी कि दीवाने खैरात नामक एक संस्था बनाई, जिसमें था कि ये गरीबों के लिए दान दिया जाता था। गरीबों के लिए दान, यानी कि जो भी दान देना चाहता था गरीबों के लिए दान दे सकता था। अब सभी लोग गरीबे थोड़े थे, बहुत सारे लोग अमीर भी थे उसमें। तो जिनको भी गरीबों के लिए दान देना चाहता था, कहाँ पर दान दीवाने खैरात में, और वो गरीबों के लिए ही उपयोग किया जाता था। इसके कई और भी कार्य थे, जैसे इसका एक और कार्य क्या था कि इसने सम्राट अशोक के जो अभिलेख था वो 2 अभिलेख है, वो टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली लेकर आया। कहां पर लेकर पहुंचा, दिल्ली लेकर पहुंचा। कौन पहुंचा था, यही फिरोज शाह तुगलक जो था, वो टोपरा और मेरठ से जो सम्राट अशोक का अभिलेख था। पहले भी आप लोग जानते होंगे कि ये जो सम्राट अशोक था वो बहुत सारे अभिलेख लिखवाया था। तो टोपरा एक मेरठ में अभिलेख था, तो दोनों अभिलेखों को ये कहाँ लेकर गया, दिल्ली में। और इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। अब देखिए इसकी मृत्यु कब हो गई, अब इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई, 1388 ईस्वी में। और इसके बाद जो भी आए 3-4-5 गो आए, इसके बाद 3-4-5 गो आए, ये इसके उत्तराधिकारी, यानी कि एक के बाद एक आए, लेकिन सब लोग अयोग्य साबित हुए। क्या हुए, इसीलिए उन सबका नाम नहीं आता। नाम किसका आएगा, जो कुछ करेगा तब ना, जो कुछ करेगा नहीं उसका नाम कहाँ से आएगा। जब कोई कुछ करता है तब नाम आता है। इतिहास में खाली जगह नहीं रहता है कि किसी का भी नाम दे दिया जाए। नाम उन्हीं का आता है जो कुछ करते हैं। तो 3-4 गो अयोग्य साबित हुए। और अंतिम इसका शासक था, इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह अंतिम इसका शासक था। और इसकी मृत्यु होते ही क्या हुआ, अगला सैयद वंश की स्थापना हो गई। कौन सी वंश की स्थापना हुई, अगला सैयद वंश की स्थापना हो गई। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद मॉडल सेट देंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।